सारन डिजिटल गुरु में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं राजेश कुमार उल्जान। 10वीं के इतिहास का चौथा वीडियो है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसके पहले हम लोग 1815 की वियना सम्मेलन की चर्चा हम लोग कर चुके थे और उसमें वियना सम्मेलन में जो यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना हुई, रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम के दिशा निर्देश में जो पवित्र संघ की स्थापना हुई, चतुर्राष्ट्रीय मैत्री संघ की स्थापना हुई, उसने पूरे यूरोप में मेटरनिक व्यवस्था को स्थापित कर दिया। मेटरनिक आप सभी को पता है कि वो और कोई नहीं, ऑस्ट्रिया का चांसलर था जिसका नाम था ड्यूक मेटरनिक। और मेटरनिक व्यवस्था में वो हमेशा कहता था कि शासन करो लेकिन किसी तरह का परिवर्तन मत हो। यानी मेटरनिक हमेशा कहता था कि शासन करो और किसी तरह का परिवर्तन न होने दो। यानी उसकी जो यह सोच थी, उससे साफ झलक रहा है कि वो पुरातन व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था को, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था को, रूढ़िवादी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहता था। जो फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद, जनतंत्र, गणतंत्र और उदारवाद का श्रीगणेश किया था, उसको वो समाप्त करना चाहता। और इसीलिए उसने जो व्यवस्था यूरोप में बनाई वियना सम्मेलन में, उसी व्यवस्था को मेटरनिक व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हमने पहले भी देखा है कि काल्सवाद घोषणा पत्र वो जारी करता है। और ये काल्सवाद घोषणा पत्र, एक तरह से काल्सवाद एक स्थान का नाम है जो उस समय ऑस्ट्रिया में ही था, लेकिन आज वर्तमान में चेक गणराज्य में वह स्थान। काल्सवाद से वो घोषणा करता है कि अब पूरे यूरोप में वही पुरातन व्यवस्था स्थापित होगी। नवीन व्यवस्था, प्रगतिवादी व्यवस्था का यूरोप में कोई स्थान नहीं है। इसके लिए वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में, स्थानों पर, सार्वजनिक स्थानों पर जासूसों की नियुक्ति करता है और खुफिया विभाग के द्वारा देश की प्रत्येक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में लेता है कि कहीं उदारवादी राष्ट्रवादी विचार फिर पनपे नहीं, जो कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियाई युद्धों के द्वारा पूरे यूरोप में फैल चुका था। लेकिन 1815 में वियना सम्मेलन में वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद, जब नेपोलियन पराजित हुआ, उसके बाद वियना सम्मेलन में उसको कुंद कर दिया गया, राष्ट्रवादी विचारों को दबा दिया गया। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कि एक बार प्रगतिवादी विचार लोगों के मन में बैठ गया तो आसानी से वो समाप्त होने वाला नहीं था। मेटरनिक जितना उग्र होते गया, प्रतिक्रियावादी होते गया, निरंकुश होते गया, उसके विरोध में जनता जो यूरोप की थी, फ्रांस की थी, जर्मनी के राज्यों की थी, 300 राज्यों की, इटली के 7 राज्यों की थी, पोलैंड की थी, मैंने प्रत्येक राजतंत्र की जनता उसकी व्यवस्था के खिलाफ खड़ी होनी शुरू हो गई। और हम देखेंगे कि 1830 से 1848 के बीच अनेक क्रांतियों का दौर यूरोप में शुरू हुआ और उस क्रांति के दौर ने, हम कहेंगे कि यूरोप में पुरातन व्यवस्था यानी राजतंत्रात्मक व्यवस्था को उखाड़ने में बहुत मदद किया। तो आज हम लोग स्पेशली 1830 की क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फ्रांस की जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं 1830
की जुलाई क्रांति। अठारह सौ 30 की जुलाई क्रांति का स्पेशली कारण और इसके परिणामों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि 1789 1789 में फ्रांस की पहली क्रांति हुई और ये दूसरी क्रांति जो हुई वो 1830 में हुई। तो ये क्रांति हुई क्यों? तो हम पहले भी देख चुके हैं कि 1815 का वियना सम्मेलन जो था उसमें फिर से फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन स्थापित किया गया और बुर्बो वंश के शासन की स्थापना के साथ ही लुई 18वां को फ्रांस का सम्राट बनाया गया और लुई 18वां ने जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे जो व्यवस्था स्थापित हुई थी उसको बदलने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि राष्ट्रवादी उदारवादियों की क्रांति का दौर आतंक का राज वो देख चुका था और वो फिर से फ्रांस को अस्थिर नहीं करना चाहता। यही कारण है कि 1813 लाइप्सिग के युद्ध के बाद जब 1814 में कुछ समय के लिए वो सम्राट बना था तो उसी समय 2 जून 1814 को उसने संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया था। और संवैधानिक घोषणा पत्र के द्वारा उसने फ्रांस में शांतिपूर्वक शासन स्थापित किया था, सबको मौलिक अधिकार दिए थे, यानी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारों का उसने आदर किया था। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि 10 वर्षों के शासन के उपरांत 1824 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, लुई 18वां की मृत्यु होती है, तो इसका एक चचेरा भाई है जिसका नाम है चार्ल्स दशम। चार्ल्स दशम लुई 18वां का चचेरा भाई चार्ल्स दशम फ्रांस का सम्राट बनता है और यहीं से फिर फ्रांस की स्थिति बदलनी शुरू हो जाती है। चार्ल्स दशम बुर्बो राजाओं की तरह, पुराने बुर्बो राजाओं की तरह कठोर प्रतिक्रियावादी था, रूढ़िवादी था और हम कह सकते हैं कि निरंकुश शासन का कट्टर समर्थक था। यानी वो पहले के राजाओं की तरह, जो बुर्बो वंश के राजा कहते थे कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, उसी लाइन पर चलने वाला ये चार्ल्स दशम था। सबसे बड़ी बात कि यह उदारवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारों को पनपने ही नहीं देना चाहता। यह मेटरनिक का एक तरह से कहें तो भक्त था। इसकी उक्ति थी कि अंग्रेजी राजा की तरह शासन करने से अच्छा है एक लकड़हारे का जीवन। लकड़हारा का मतलब वो व्यक्ति की जो लकड़ी काट कर अपनी जीविका चलाता है। वो कहता था कि अंग्रेजी राजा 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा इंग्लैंड में राजा के हाथों से जो शक्तियां थी वो पार्लियामेंट के हाथ में चली आई थी। राजा केवल इंग्लैंड में कठपुतली रह गया था, वो पार्लियामेंट के प्रतिनिधि यानी संसद के प्रतिनिधियों के द्वारा ही बताए गए तरीके से शासन करता था। तो इसीलिए वो कहता था चार्ल्स दशम कि इंग्लैंड के राजा की तरह शासन करने से अच्छा है कि लकड़ी काटो और बाजार में बेचो और अपनी जीविका चलाओ। ऐसा राजा का होना, इंग्लैंड के राजा का होना या ना होना, वो कोई मतलब नहीं। इसीलिए यह साफ झलकता है, इसकी इस युक्ति से साफ झलकता है कि जो निरंकुश शासन का मंत्र था कि राजा का दैवीय अधिकार उसके प्राप्त है, जन्म का विशेषाधिकार उसे प्राप्त है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। तो हम ये अच्छी तरह समझ सकते हैं
कि फ्रांस की जनता जो उदारवाद राष्ट्रवाद को समझ चुकी थी, कुछ समय के लिए नेपोलियन की पराजय के बाद चार्ल्स दसम के राजा बनने के पहले लुई 18वां के समय थोड़ा शांतिपूर्ण जीवन फ्रांस की जनता ने जीना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही लुई 18वां की मृत्यु 1824 में होती है और चार्ल्स दसम फ्रांस का सम्राट बनता है, फिर वही पुरानी व्यवस्था फ्रांस पर वो थोप देता है। इतना ही नहीं, उससे ही उसको संतुष्टि नहीं मिलती है और 1830 में एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति जिसका नाम था पोलेगनिक को वो अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। चार्ल्स दसम का प्रधानमंत्री पोलेगनिक, यह हम ये कह सकते हैं कि चार्ल्स दसम से कहीं बढ़ के था। जैसे एक कहावत है कि एक तो करेला उस पर से नीम चढ़ा, तो ये चार्ल्स दसम तो अपने प्रतिक्रियावादी था, रूढ़िवादी था, जो राष्ट्रवाद और उदारवाद के विचारों को समझता नहीं था, पैरों की जूती के बराबर भी नहीं समझता था। और पोलेगनिक तो उससे भी बढ़कर था। आप ये समझ सकते हैं कि फ्रांस का माहौल कैसा हो गया। सबसे बड़ी विडंबना यह हुई कि इन दोनों ने मिलकर 25 जुलाई 1830 को प्रतिनिधि सभा में एक अध्यादेश जारी किया और इस अध्यादेश में 4 क्लॉज थे। और आप जब इस अध्यादेश को देखिएगा 25 जुलाई 1830 के अध्यादेश को, तो ऐसा महसूस होगा कि यह जो अध्यादेश था वो और कुछ नहीं था, केवल ये प्लानिंग था कि कैसे एक योजनाबद्ध तरीके से फ्रांस में फिर निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो, जो जनतंत्र और गणतंत्र की भावना लोगों में आ चुकी है उसको समाप्त किया जाए। और ये 4 अध्यादेश में जो पहला अध्यादेश था उसका यही था कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त। इसका मतलब ही है, प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त का मतलब ही है कि अभिव्यक्ति की आजादी को छीन लेना। राजा और उसके सभासद, मंत्री परिषद, यानी ऊंचे वर्ग के लोग जो भी काम करें, वो प्रेस उसका कोई भी प्रसारण नहीं कर सकता है। समाचार पत्रों में उसकी गलत नीतियों का कोई भी व्याख्या प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कुछ राजशाही के चाटुकार प्रेस थे जिन पर प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन जो स्वतंत्र प्रेस थे उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। पहला अध्यादेश पहला तो यही था, यानी प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त करने का मतलब ये हुआ कि अभिव्यक्ति की जो मौलिक अधिकार है उसको उसने छीन लिया। दूसरा, उसने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया। दूसरा अध्यादेश था प्रतिनिधि सभा, यानी फ्रांस के जनता के जो भी प्रतिनिधि, 9th में फ्रांसीसी राष्ट्रवाद में, फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा होगा कि उस समय फ्रांस का प्रतिनिधि सभा स्टेट जनरल हुआ करता था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 की जो पहली फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसमें स्टेट क्रांतिकारियों ने स्टेट जनरल का नाम ही बदल दिया। आपने पढ़ा होगा कि सामूहिक पहचान की भावना के लिए स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया था, राष्ट्रीय सभा। तो उस समय अभी अभी प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रीय सभा का गठन हुआ था, लेकिन उसने अध्यादेश के द्वारा प्रतिनिधि सभा को ही भंग कर दिया। और तीसरा जो था अध्यादेश, वो वोट के अधिकार को संकुचित कर दिया। वोट के अधिकार को संकुचित का मतलब, तो शुरू में ही हम लोग चर्चा किया था फर्स्ट वीडियो में ही कि
क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए सक्रिय नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया। सक्रिय नागरिक स्पेशली फ्रांस के वैसे पुरुष थे जो कम से कम 3 दिन की आमदनी के बराबर टैक्स चुकाते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि धनवान पुरुष, महिलाओं को तो वोट देने का अधिकार था ही। लेकिन चार्ल्स दसम और पोलेग्निक ने मिलकर क्या किया, अब वो संपत्ति, कहने का मतलब कि 3 दिन के जगह वो 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के टैक्स, आमदनी के बराबर टैक्स चुकाने वाले पुरुषों को वोट का अधिकार दिया। यानी धनिकों में भी जो धनिक थे उनको वोट देने का अधिकार उसने देने का प्रस्ताव इस अध्यादेश के द्वारा जारी किया। कहने का मतलब पहले जहां अधिक पुरुष वर्ग वोट देते थे, अब संकुचित मात्रा में ही वोटर रह गए, जो एक तरह से कह सकते हैं कि राजा और उसके प्रधानमंत्री के चाटुकार थे। और चौथा अध्यादेश था कि सितंबर 1830 में फिर से नेशनल असेंबली का चुनाव कराने की घोषणा की गई। तो आप देख रहे हैं कि 25 जुलाई को ये 4 अध्यादेश चार्ल्स दसम और उसके प्रधानमंत्री के द्वारा जारी होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जनता, जो फ्रांस की जनता थी, हाथ पर हाथ बैठे रखकर बैठेगी नहीं, क्योंकि वो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारों का स्वाद चख चुकी थी। वो नेपोलियन कोड के द्वारा समानता का भाव, क्रांतिकारी संदेशों को वो देख चुकी थी, समझ चुकी थी। और यही कारण था कि 25 जुलाई को अध्यादेश जारी होता है और अगले ही दिन 26 जुलाई 1830 को फ्रांस की जनता स्पेशली पेरिस में सड़कों पर उतर जाती है, जिसका नेतृत्व लफायते नामक व्यक्ति करता है। लफायते, ये लफायते कौन था? लफायते के नेतृत्व में 26 जुलाई 1830 को क्रांति की शुरुआत, ये हम कहेंगे कि ये सेकेंड फ्रांस की दूसरी क्रांति इसको कह सकते हैं, प्रारंभ हो गई। ये लफायते 9th में आप लोग पढ़े होंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था और जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिकी जनता इंग्लैंड के खिलाफ मोर्चा बंद थी, तो फ्रांस की सेना अमेरिकनों का सहयोग करने लफायते के नेतृत्व में ही अमेरिका गई थी। यानी फ्रांस की जो सेना अमेरिकनों की सहायता करने इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका गई थी, उसका सेनापति कौन था? लफायते था। लफायते अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वह आज़ादी, उदारवाद और राष्ट्रवाद को अच्छी तरह समझता था। और वही लफायते, उसी लफायते के नेतृत्व में ये 1830 की दूसरी क्रांति शुरू हुई। और देखते ही देखते पूरा पेरिस जो था क्रांति के नारों से गूंज उठा। चार्ल्स दसम ने सेना बुलाई। कहा जाता है कि सेना की 3 टुकड़ियों में से 2 टुकड़ियां क्रांतिकारियों के साथ हो गई। क्रांतिकारियों का पलड़ा भारी हो गया। लफायते के नेतृत्व में 27, 28 और 29 जुलाई को पूरा पेरिस आंदोलित हो चुका था। और फ्रांस की जुलाई क्रांति को जब आप पढ़िएगा तो ये फ्रांस के इतिहास में गौरवशाली 3 दिन के रूप में जाने जाते हैं। गौरवशाली 3 दिन, यानी 27, 28 और 29 जुलाई गौरवशाली 3 दिन, क्योंकि अब राजा को विश्वास हो चुका था कि अब मैं अधिक दिनों तक अगर फ्रांस में रुका, पेरिस में रुका, तो मेरी भी गति
लुई 16वां की तरह होगी। पहले भी हम चर्चा किए कि क्रांतिकारियों ने 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को बुलेटिन पर चढ़ा दिया था, क्योंकि वो दिखावा कर रहा था कि वो क्रांतिकारियों के साथ है, लेकिन वो अपनी पत्नी के माध्यम से ऑस्ट्रिया के राजा के साथ पत्र व्यवहार में था, ताकि फिर से फ्रांस में राजतंत्र स्थापित हो। और क्रांतिकारियों को पता लगा और क्रांतिकारियों ने लुई 16वां का जो हश्र किया उससे चार्ल्स दशम भी डर गया और 31 जुलाई को वो फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। 31 जुलाई को वो फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। इस तरह हम क्या देखते हैं कि जो फ्रांस की जो दूसरी क्रांति हुई उसका आरंभ और अंत सब जुलाई के महीने में ही हुई थी। यही कारण है कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति को हम जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। अब एक तरह से कहें कि 25 जुलाई को अध्यादेश जारी हुआ, 26 जुलाई से क्रांति शुरू हुई लफायते के नेतृत्व में, 27 से 29 जुलाई को सेना भी इनके साथ आ गई और राजा बैकफुट पर, चार्ल्स दशम बैकफुट पर गया। कोलेग्नी को बर्खास्त भी किया, लेकिन जनता उससे मानने वाली नहीं थी और 31 जुलाई को चार्ल्स दशम फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग जाता है। और इस तरह हम कहेंगे कि यहाँ बुर्बो वंश का अंत हो जाता है, क्योंकि इसके बाद देखिएगा कि फ्रांस में अर्लेयंस वंश की स्थापना होती है। अर्लिया का ड्यूक लुई फिलिप फ्रांस का सम्राट बनता है। जुलाई क्रांति जो 1830 की जुलाई क्रांति थी, उसके बाद आप राजा कौन बनता है? लुई फिलिप। ये बुर्बो वंश का ना होकर अर्लेयंस वंश का था। तो हमने तो यहाँ क्या देखा कि 1830 की जो जुलाई क्रांति थी उसका कारण क्या था? तो कारण यह था कि जनता राष्ट्रवादी उदारवादी विचारों को छोड़ी नहीं थी, त्यागी नहीं थी। उस पर से चार्ल्स दशम जैसे कट्टर निरंकुशवादियों का शासन आ गया, जिसने कोलेग्निक जैसे निरंकुशवादी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और उससे भी बढ़कर वो 4 अध्यादेश जो थे वो आग में घी का काम करते हैं। जनता सड़कों पर उतरती है और 1830 की जुलाई क्रांति समाप्त होती है और इस तरह बुर्बो वंश का अंत होता है। अब हम देखेंगे कि जुलाई क्रांति तो हो गई, लेकिन मेटरनिक की एक उक्ति सभी के कानों में गूंजती है। मेटरनिक हमेशा कहता था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसकी युक्ति चरितार्थ होने वाली थी, झूठी साबित नहीं होने वाली थी कि फ्रांस में फिर से दूसरी क्रांति हुई थी और उसका असर निश्चित है कि जिस तरह छींक लोग छींकता है और उसका असर अगल बगल बैठे लोगों पर भी होता है, उनको भी कोल्ड हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ठीक उसी तरह फ्रांस में जो घटना घटी उसका असर निश्चित उसके पड़ोसी देशों पर पड़ना ही पड़ना था। और हम सब जानते हैं कि मेटरनिक व्यवस्था में पूरे यूरोप में फिर राजतंत्र स्थापित हो चुका था और उस राजतंत्र के लोग फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर अपने देश के निरंकुश शासकों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। उसी क्रम में हम देखेंगे कि पहला बहुत सारा असर हुआ, लेकिन सबसे पहला असर स्पेन पर हम देखेंगे। स्पेन फ्रांस के दक्षिण का एक देश है, फ्रांस के ठीक दक्षिण में है। मैप पर आप लोग देख सकते हैं। स्पेन में भी राजतंत्र था और वियना सम्मेलन के बाद वहां फर्डिनेंड राजा बना था, वो भी निरंकुश तरीके से शासन कर रहा था। लेकिन जब 1830 की जुलाई क्रांति फ्रांस में सफल हुई तो स्पेन की जनता ने भी फर्डिनेंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया और वहां के संविधान में सुधार करने की मांग की, अपने मौलिक अधिकारों को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा और फर्डिनेंड जो था उसको स्वीकार किया। यानी अगर फ्रांस की जुलाई क्रांति नहीं होती तो फर्डिनेंड जो स्पेन का निरंकुश राजा था वो सुधार को स्वीकार करने वाला नहीं था। तो फ्रांस की क्रांति का असर स्पेन पर हुआ।
दूसरा, स्पेन के पश्चिम में आप देखिएगा तो पुर्तगाल है, पुर्तगाल पर भी इसका असर पड़ा। पुर्तगाल में 1828 में ही एक निरंकुश व्यक्ति सम्राट बनता है जिसका नाम है डोम मेंगुएल। ये चार्ल्स दशम की तरह ही निरंकुश था, लेकिन इसकी निरंकुशता को चैलेंज देने का काम एक राष्ट्रवादी उदारवादी महिला थी जिसका नाम था डोला मारिया। डोला मारिया के नेतृत्व में डोम मैंगुएला के निरंकुश शासन को चैलेंज किया गया, जनता उठ खड़ी हुई और डोम मैंगुएल गद्दी छोड़ने पर मजबूर हुआ और पुर्तगाल में राष्ट्रवादी उदारवादी विचारों की जो प्रणेता थी, हम कह सकते हैं कि वाहक थी, उसका शासन स्थापित हुआ डोला मारिया। तीसरा हम देखते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड भी विभिन्न कैंटनों में बटा हुआ था। वहां तो उदारवादी विचार थे, लेकिन हम कह सकते हैं कि उदारवादी विचारों में कुलीनों का ही वर्चस्व था। कैंटन सामान्य रूप से, जैसे हम लोग विभिन्न राज्यों में हमारा देश बटा हुआ है, इसी तरह स्विट्जरलैंड में उसको कैंटन कहता है। विभिन्न राज्यों को कैंटन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो 1830 की जुलाई क्रांति फ्रांस में हुई, उसका असर स्विट्जरलैंड में ये हुआ कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने कुलीनों के हाथों से बहुत सारे अधिकार लेकर आम पब्लिक में दे दिए, तो कैंटनों में भी सुधार हुआ। चौथा हम देखेंगे बेल्जियम। फ्रांस के ठीक उत्तर में है बेल्जियम। वियना सम्मेलन में हम लोग देख चुके हैं कि नेपोलियाई युद्धों के द्वारा बेल्जियम को नीदरलैंड से स्वतंत्र किया गया था, लेकिन 1815 के वियना सम्मेलन में बेल्जियम को फिर से नीदरलैंड के अधीन कर दिया। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट नीदरलैंड से बेल्जियम स्वतंत्र होता है। 1830 की जुलाई क्रांति जो हुई, उसका प्रत्यक्ष हम कह सकते हैं स्पष्ट प्रभाव बेल्जियम पर देखने को मिलता है, और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में क्रांतिकारी जो थे वो संगठित होते हैं और नीदरलैंड के खिलाफ, वहां के शासन के खिलाफ, ऐसे धार्मिक रूप से जो राष्ट्रवाद था वहां था, क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम की सीमा सटती है। फ्रांस में भी कैथोलिक धर्म के लोग हैं और बेल्जियम में ही, जबकि नीदरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं। लेकिन नीदरलैंड की जो सरकार थी वो बेल्जियम के लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार कर रही थी। स्पेशली धार्मिक उसमें पक्षपात था, क्योंकि वो प्रोटेस्टेंट थे और बेल्जियम के लोग कैथोलिक थे। लेकिन जब 1830 की जुलाई क्रांति हुई और उसका असर बेल्जियम पर पड़ा और ब्रसेल्स में क्रांतिकारियों ने नीदरलैंड के खिलाफ विद्रोह कर दिया, नतीजा था कि बेल्जियम जो है वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट नीदरलैंड से अलग हुआ और 1831 में बेल्जियम का अपना स्वतंत्र शासन स्थापित हुआ। तो आप खुद देखिए कि स्पेन में प्रभाव पड़ा, पुर्तगाल में प्रभाव पड़ा, स्विट्जरलैंड में प्रभाव पड़ा, बेल्जियम में प्रभाव पड़ा। अब आइए पांचवा, जर्मनी के क्षेत्र पर आइए। पहले भी हम लोग, उस समय जर्मनी नामक कोई देश तो था नहीं। जर्मनी उस समय 300 राज्यों में बटा हुआ था और उन 300 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन था? प्रशा था। लेकिन जर्मनी के कुछ राज्य जिस पर फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव पड़ता है, जिसमें है हनोवर, बवेरिया, सैक्सनी, ये कुछ राज्य हैं जिस पर उसका प्रभाव पड़ता है। और इन 300 राज्यों में 3-4 राज्य ऐसे थे, एक ब्रुंसविक भी था। तो इन चारों राज्यों में संवैधानिक सुधार होते हैं और वहां की जनता जो है उदारवादी गणतंत्रवादी विचारों से जीतती है और संविधान में सुधार करके वहां की जनता को कुछ मौलिक अधिकार और अधिक मिलते हैं। अब इटली के क्षेत्र में आइए। इटली के बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं कि इटली 7 राज्यों में
बटा हुआ था। और इसमें स्पेशली आप देखिएगा कि 7 राज्यों में एक परमा, मोडेन और टस्कनी में विद्रोह हो जाते हैं। मध्य इटली जो पोप का राज्य था, पेपल राज्य जिसको कहा जाता है, वहां भी विद्रोह हो जाता है और कुछ समय के लिए वहां स्थिति राष्ट्रवादियों के पक्ष में आ जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि ऑस्ट्रिया की सेना वहां आती है और उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। लेकिन 1830 की जुलाई क्रांति का प्रभाव जर्मनी के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, इटली के क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। 7वां आप देखिएगा तो पोलैंड। पोलैंड में भी 1830 की जुलाई क्रांति के परिणाम स्वरूप पोलैंड में भी आप देखिएगा कि पोलैंड, जिसको 1815 के वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, प्रसा और रूस में बांट दिया गया था, पोलैंड में भी पोलिश नागरिकों ने विद्रोह किया, लेकिन रूस की जार की सेना ने इस विद्रोह को दबाया। लेकिन तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि फ्रांस की जुलाई क्रांति का प्रभाव स्पेन पर भी पड़ता है, पुर्तगाल पर भी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, पोलैंड, यहां तक कि इंग्लैंड पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इंग्लैंड में पहले भी हम चर्चा की है कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के द्वारा जो राजतंत्र था, यानी राजा का वर्चस्व था, उसको संकुचित करके राजा के अधिकारों को संसद के अधीन कर दिया गया। लेकिन ये सब होने के बाद भी संसद के जो प्रतिनिधि थे अधिकांश कुलीन थे और वहां मताधिकार सीमित था। पुरुषों को ही एक तो अधिकार था, महिलाओं को तो 1918 में और सार्वभौमिक मताधिकार इंग्लैंड में 1928 में जाकर मिलता है। लेकिन उस समय जब 1830 की जुलाई क्रांति हुई तो यहाँ भी संसदीय सुधार हुए और 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम के द्वारा जनता के हाथों में और अधिकार दिए गए। तो हम क्या देख रहे हैं कि फ्रांस जब छींकता है तो स्पेन पर भी असर पड़ रहा है, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, पोलैंड, इंग्लैंड, सब यूरोपीय देशों पर लगभग उस समय के जितने यूरोपीय देश जो ताकतवर थे उन पर असर पड़ रहा है और कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन अब फाइनली हम लोग देखेंगे इसका जो व्यापक प्रभाव पड़ा वो यूनान पर पड़ा था। यूनान भी बाल्कन क्षेत्र का एक देश था जो कि फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव स्वरूप ही ये ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि के द्वारा। तो स्पेशल यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष पर क्वेश्चन आता है, तो इसकी चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगला क्लास हमारा यूनानी स्वतंत्रता संघर्ष रहेगा और उसके बाद 1848 की फ्रांसीसी क्रांति पर हम लोग आएंगे। धन्यवाद।